हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 15 अक्टूबर 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जिन बच्चों का एग्जाम 15 अक्टूबर के बाद में है वो भी इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए सभी बच्चे इस क्लास को एंड तक देखें और एंड के अंदर आपको बताना है इस क्लास के अंदर है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर आपको देखना है कि यहाँ पर 7 का संबंध 66 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 7 का संबंध है 66 के साथ में, सेम उसी प्रकार से हम बताएंगे कि 8 का संबंध यहाँ पर है किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि 7 से यहाँ पर 66 है कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर हमें 7 दिया गया है तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले इस 7 के अंदर क्या किया गया है +1 करके लिखा गया है। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और इस 8 का क्या किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और इस 64 के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है +2 करके लिखा गया है 66, और 66 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 8 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले 8 हमें दिया गया है तो 8 के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो +1 करेंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और उस 9 का यानी कि इस 9 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और इस 81 के अंदर यहाँ पर हम क्या कर देंगे +2 कर देंगे। तो 81 और 2 कितना हो जाएगा, तो 81 और 2 हो जाएगा 83, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 83। अब हमें देखना है कि 83 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 83 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व करते हैं कैसे, या तो हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे किसमें, कॉलम में, या फिर हम ऐसे प्रश्न को सोल्व करेंगे किसमें, रो में। अब 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो देखिए मेरे भाई ऐसे प्रश्न के अंदर 90% लॉजिक लगाया जाता है क्या, यानी कि जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे सेम इसी प्रश्न को क्या करते हैं बड़ी संख्या की दिशा में सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इधर क्या हो जाएगा कॉलम, तो कॉलम में यहाँ पर देखिए ये सारे कॉलम की श्रेणी में आ जाएंगे, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है 8 है, और इस तरफ देखिए ये आ जाएगा किसकी श्रेणी में, रो की श्रेणी में। तो यहां पर देखिए इस रो के अंदर यानी कि यहां पर इन तीनों संख्याओं में बड़ी क्या है 15, तो 8 बड़ा है या 15, तो 15 बड़ा है। तो हम इसको सोल्व करेंगे किसके अंदर, रो के अंदर। ठीक है मेरे भाई। तो अब यहां पर देखिए यहां पर हम देखेंगे पहली रो के अंदर, तो पहली रो के अंदर हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर 12 कैसे आया है। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो वो देखिए यहां पर हमें लाना है 12, तो 12 कैसे आएगा, तो 12 से पहले यहां पर दी गई है 3 संख्या, तो इन तीनों संख्याओं का क्या किया गया है
है तो वो देखिए। सबसे पहले इन तीनों संख्याओं में क्या है, पहली संख्या 10 है, तो इस 10 में से क्या किया गया है, इस दूसरी संख्या यानी कि 4 को निकाला गया है और जो संख्या आएगी उस संख्या का गुणा किया गया है इस तीसरी संख्या यानी कि 2 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 10 में से 4 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 6 और 6 का गुणा इस 2 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 और 12 मेरे भाई यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति के अंदर यानी कि तीसरी रो के अंदर और तीसरी रो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यही सेम लॉजिक लगाया गया है क्या, यानी कि 3 से पहले कितनी संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है। तो क्या किया गया है, पहले इस 8 में से इस 5 को क्या किया गया है, घटाया गया है और जो संख्या है उसका गुणा इस 1 के साथ में करके यहाँ पर लिखा गया है 3। यानी कि यहाँ पर देखिए समझिए क्या किया गया है। तो यहाँ पर पहली संख्या है क्या 8, तो इस 8 में से दूसरी संख्या क्या है 5, इस 5 को घटाया गया है और इस 1 को यानी कि तीसरी संख्या क्या है 1, तो इस 1 के साथ में गुणा करके लिखा गया है कितना 3। यानी कि देखिए 8 में 5 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 3 और 3 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 यहाँ पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो करेंगे क्या वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हमें निकालना है ये 15 यहाँ पर कैसे आया है। तो क्या करेंगे, पहली संख्या ये क्या है 7 यानी कि 15 के इस तरफ भी 3 संख्या है तो पहली संख्या इस 7 में से हम क्या कर देंगे, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को निकाल देंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या का इस 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमें दिया गया है 7 और 7 से के बाद में क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस 7 में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को निकालना है तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 के साथ में और यहाँ पर आना चाहिए कितना 15। तो अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए 7 में से कितना कम करें, यहाँ पर देखिए 7 में से यहाँ पर कितना निकाल दें कि उसका गुणा हम 3 के साथ में कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाए 15 आ जाए। तो मेरे भाई ऑप्शंस के अंदर देखिए यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है 9, तो यहाँ पर देखिए 7 में से 9 निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि माइनस में आएगा। फिर देखिए 7 में से 1 निकलेगा तो 6 आएगा और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है 15 है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी में 5 है तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 5 रखेंगे यानी कि 7 में से 5 को निकालेंगे तो कितना बचेगा 2 और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर है 15। अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है 2, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 में से 2 को निकाल दें तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 और इस 5 का गुणा इस 3 के साथ में कर दें तो यहाँ पर 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना 2 और 2 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि थकावट का संबंध है शक्ति के साथ में, तो यहाँ पर इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर ऐसा ही जोड़ा कौन सा विकल्प का आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि थकावट का संबंध शक्ति के साथ में कैसे है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है अपोजिट, यानी कि देखिए थकावट का अपोजिट क्या होता है शक्ति। अब सेम इसी प्रकार का जोड़ा हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शंस में से देखना है। जैसे हम देखेंगे पहले ऑप्शन के अंदर, तो पहले ऑप्शन में दिया गया है पहिया और गोला, तो क्या पहिया का अपोजिट गोल होता है, तो नहीं सर पहिया का अपोजिट गोल नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत है। सेम इसी प्रकार से हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है गाड़ी और हरा, तो क्या गाड़ी का अपोजिट हरा होता है, तो नहीं सर गाड़ी का अपोजिट हरा नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है ईंधन और पेट्रोल, क्या ईंधन का अपोजिट पेट्रोल होता है, तो नहीं सर ईंधन का अपोजिट पेट्रोल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा आपका गलत है। ठीक है मेरे भाई। अब सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है सूखा और बाढ़,
बाढ़। तो क्या सूखा का अपोजिट बाढ़ होता है? तो हाँ सर, सूखा का अपोजिट होता है बाढ़। तो यहाँ पर इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा? तो पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो रखा जाएगा मेरे भाई क्या? सूखा। और दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा क्या? बाढ़ रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा आपको दिया गया है किस ऑप्शन के अंदर, यानी कि सूखा और बाढ़ आपको किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर क्या किया गया है? एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से थकावट का अपोजिट है शक्ति, उसी प्रकार से सूखा का अपोजिट है क्या? बाढ़। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि चींटी, कीट और लोमड़ी का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए मेरे भाई, देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो वो देखिए, यानी कि आपको वेन डायग्राम बनाना है जिन शब्दों से, तो उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे सामने शब्द दिया गया है चींटी, उसके बाद में कीट और उसके बाद में लोमड़ी। इन तीनों शब्दों से हमें क्या करना है? वेन डायग्राम तैयार करना है। तो करना क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन बनता है क्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले देखेंगे कि चींटी और कीट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो हाँ सर, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो चींटी होता है ये किसके श्रेणी में आता है? ये आता है कीट की श्रेणी में। अब सेम इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे कीट और लोमड़ी के बीच में। तो क्या कीट और लोमड़ी के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, कीट और लोमड़ी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब सेम इसी प्रकार से एक रिलेशन हम देखेंगे चींटी और लोमड़ी के बीच में। तो चींटी और लोमड़ी के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, चींटी और लोमड़ी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि चींटी क्या है? एक कीट है और लोमड़ी क्या है? एक जानवर है। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इनको यहां से हटा देते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है? चींटी और फिर क्या है? कीट। तो जो चींटी होती है ये किसकी श्रेणी में आती है? कीट की श्रेणी में। तो पहला गोला हम बनाएंगे किसके लिए? कीट के लिए। और कीट की श्रेणी में आता है कौन? चींटी। तो यहाँ पर देखिए चींटी आ जाएगा किसके अंदर है? यहाँ पर आ जाएगा कीट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या बच गया? यानी कि कीट के बाद में क्या है? लोमड़ी। तो कीट और लोमड़ी का तो कोई रिलेशन है ही नहीं और ना ही रिलेशन है चींटी और लोमड़ी का। तो हम क्या करेंगे? लोमड़ी को रख देंगे इन दोनों से अलग। तो आपका चींटी, कीट और लोमड़ी का सही वेन डायग्राम बन जाएगा इस तरह का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 36 का संबंध है 27 के साथ में, तो 196 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई आपको करना क्या है? इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 36 से यहां पर 27 कैसे आया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 196 से यहां पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला तरीका यहां पर 36 से यहां पर 27 कैसे आ सकता है। तो यहां पर पहला तरीका तो है कि 36 में से हम क्या करें? मेरे भाई यहां पर देखिए 36 में से हम क्या करें? पहले -9 कर दें। तो 36 में से 9 को निकाल देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा? 27। और 27 देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगा दें किसके अंदर? 196 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा। तो देखिए मेरे भाई यहां पर फर्स्ट में दिया गया है क्या? 196। तो 196 में से हम क्या कर देंगे? 9 को निकाल देंगे। तो 196 में से 9 को निकालेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा? 187। अब देखिए कि किसी ऑप्शन में 187
187 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 187 नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इतने आसान तरीके से ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। तो अब दूसरा तरीका हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकाल दें। तो वो देखिए मेरे भाई, जब एग्जाम के अंदर एक तरीका काम ना करे तो हमें क्या करना है, दूसरा तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 36 से यहाँ पर 27 लिखा कैसे गया है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए 36 है 6 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 27 है, तो 27 किसका स्क्वायर है, तो सर 27 स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 3 का क्या है, 3 का क्यूब है, ठीक है मेरे भाई। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 है। तो देखिए 6 से कितना हुआ है, 3, तो 6 से 3 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 6 के अंदर 2 से भाग देकर लिखा गया है कितना, 3, और 3 का क्यूब होता है 27। यहाँ तक क्लियर है, तो हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 196, और 196 से यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 196 है, ये किसका स्क्वायर है, तो सर 196 है, ये है क्या, 14 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए पहले किया था 6 का स्क्वायर, तो 6 में 2 का भाग देकर अगली संख्या निकाली गई थी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 14 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 14 के अंदर क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 14 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई क्या, 7, और यहाँ पर कर देंगे क्या, 7 का क्यूब। अब 7 को क्यूब आपको आना चाहिए, तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 343। अब हमें देखना है कि 343 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 343 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको समझना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक बार हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक लगाया क्या, यहाँ पर देखिए ये क्या है, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए 27 क्या है, तो 27 है 3 का क्यूब। तो 6 से 3, एक मिनट मेरे भाई इसको भी यहाँ से हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 6 से क्या हुआ, 3, तो 6 से 3 कैसे हो जाएगा, तो 6 का क्या किया गया है, 6 में 2 का भाग दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3, और 3 का क्यूब करके लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या है, 196 क्या होता है, तो 196 होता है 14 का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से 196 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 14 के अंदर क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 है। तो यहाँ पर कर देंगे हम क्या, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है कितना, 343, और 343 आ जाएगा इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। अब हमें देखना होता है कि 343 किसी ऑप्शन में है, तो ये हमें दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर फटाफट से ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि मनुष्य, मूषक और जीव जंतु, इन तीनों शब्दों से सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, और देखिए मैंने ऐसे प्रश्न आपको बार बार सोल्व करना सिखाया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वेन डायग्राम तैयार करना है, तो उन शब्दों के बीच में हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या है, मनुष्य, उसके बाद में क्या है, मूषक। तो क्या मनुष्य और मूषक इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है।
फिर देखिए मेरे भाई, इसी प्रकार से आपको करना क्या है, यहाँ पर मूसका और जीव जंतु के बीच में रिलेशन देखना है। तो मूसका और जीव जंतु के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो मूसका होता है वो जीव जंतु की श्रेणी में आता है। ठीक है मेरे भाई। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, मनुष्य और जीव जंतु के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या मनुष्य और जीव जंतु के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जो मनुष्य होता है ये भी जीव जंतु की श्रेणी में आता है। यानी कि एक बात यहां पर निश्चित हो गई। क्या? तो यहां पर देखिए, जो मनुष्य है ये भी जीव जंतु की श्रेणी में आता है, और मूसका है ये भी किसकी श्रेणी में आता है? जीव जंतु की श्रेणी में आता है। तो यहां पर कॉमन हो जाएगा क्या? जीव जंतु। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, एक बार यहां से इन सभी को थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर कॉमन क्या हो गया? जीव जंतु, क्योंकि जो मनुष्य है ये भी जीव जंतु की श्रेणी में आता है, मूसका है ये भी जीव जंतु की श्रेणी में आता है। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई क्या, सबसे पहले गोला बना देंगे किसके लिए? जीव जंतु के लिए। अब देखिए, मनुष्य भी जीव जंतु के अंतर आता है और मूसका भी जीव जंतु के अंतर आता है, लेकिन मनुष्य और मूसक ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे जीव जंतु के अंदर अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए, ये गोला हो जाएगा मनुष्य के लिए और ये दूसरा गोला हो जाएगा मूसका के लिए, और दोनों किसके श्रेणी में आ गए? जीव जंतु के अंदर आ गए। ठीक है मेरे भाई। तो आपका सही वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम दिया गया है हमें ऑप्शन सी के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं। ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है। डी थोड़ा छोटा है बी से, किंतु ए से लंबा है। सबसे छोटा कौन है? यानी कि सातवां प्रश्न आप सभी के सामने बैठक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई, ऐसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए कि ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करें। तो देखिए मेरे भाई, ऐसे प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में। तो आपको करना क्या है, सेम प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे यहां पर देखिए, प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में बोला गया है कि ए बी सी डी ई ये क्या है? 5 मित्र हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि ए छोटा है कद में बी से, किंतु ई से लंबा है। यानी कि यहां पर देखिए, सबसे पहले समझिए, ए छोटा है कद में बी से। यहां पर देखिए, यहां पर ये हो जाएगा कौन? बी। यहां पर हम लिख देते हैं मेरे भाई बी। ठीक है, कद में छोटा है, यानी कि ए कद में छोटा है बी से। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये हो जाएगा आपका ए। तो देखिए, ए है ये बी से थोड़ा छोटा हो गया। हाँ सर, बिल्कुल छोटा हो गया। किंतु ई से लंबा है। यहाँ पर देखिए, किंतु ई से लंबा है। तो ए ई से लंबा कब होगा? जब यहाँ पर हम रख देंगे किसको? ई को। तो यहाँ पर हो जाएगा ई। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर ई रख देंगे। अब इस लाइन को ध्यान से समझ लीजिए। ए छोटा है कद में बी से। तो देखिए, बी से छोटा हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, किंतु ई से क्या है? लंबा है। तो ए है ये ई से क्या है? लंबा है। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे बोला गया है कि सी सबसे लंबा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सी। तो यहाँ पर हम सबसे लंबा रख देंगे यहाँ पर कौन? सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई सी। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि डी थोड़ा छोटा है बी से। यानी कि डी किससे छोटा है? बी से, किंतु ए से क्या है? लंबा है। तो यहाँ पर हम रख देंगे डी को। मेरे भाई यहाँ पर रखेंगे हम डी को, लेकिन थोड़ा सा बी को यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा कौन? डी। अब यहाँ पर इस लाइन को समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या बोला गया है कि डी थोड़ा छोटा है बी से। तो बी से तो थोड़ा डी छोटा हो गया। और आगे क्या बोला गया है? किंतु ए से लंबा है। तो देखिए, ई से लंबा है डी। अब यहाँ तक आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब पूछा क्या गया है? तो वो देखिए, पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन है। तो मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब आपको देखना है कि ई किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, ई हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 7वें प्रश्न के अंदर सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से क्लियर हो गया है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने। बी सी की चाची है, ए बी का पति है,
बी डी की बहन है, तद अनुसार ए डी का रिश्ते में क्या लगेगा, या ए का डी से क्या रिश्ता है। मेरे भाई ये 8वां प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो देख लीजिए। यानी कि आपको करना क्या है, सबसे पहले इस प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक एक लाइन को देखना है। जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि बी सी की चाची है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कोई महिला है बी, और ये क्या है, सी की चाची है। तो यहाँ पर देखिए बी सी की क्या है, चाची है, तो बी क्या है, महिला, तो महिला के लिए यहाँ पर हम कर देंगे माइनस। ठीक है मेरे भाई। फिर देखिए आगे बोला गया है कि ए बी का पति है। तो यहाँ पर देखिए ये बी है, तो ये क्या है, यानी कि ए क्या है, बी का पति है। तो इस बी का पति हो जाएगा कौन, ए। अब ए पति है यानी कि पुरुष है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। फिर देखिए मेरे भाई आगे चलिए, आगे क्या है, आगे बोला गया है कि बी डी की बहन है। यानी कि बी क्या है, ये जो बी है ये डी की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। यानी कि जो ये ए है ये इस डी का क्या लगेगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए जो ये ए है ये बी का तो क्या है, पति है। ठीक है, और जो ये बी है ये डी की क्या है, बहन है। अब यहाँ पर देखिए ये डी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, लेकिन बहन का पति इस डी का क्या लगेगा, तो इस डी का बहन का पति लगेगा क्या। यानी कि देखिए डी की बहन है कौन, बी। समझिए यहाँ पर देखिए डी है ये बी की क्या है, बहन है, और बहन का पति डी का क्या लगेगा, तो इसका लगेगा जीजा। अब आपको देखना है कि जीजा किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर जीजा हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में विषम की पहचान करें। यानी कि इस 9वें प्रश्न के अंदर आप सभी के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, और चारों विकल्पों में अलग अलग आकृति दी गई है, और आपसे पूछा गया है कि विषम की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, और चौथी आकृति है। तो इन चारों आकृतियों में से विषम कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न के अंदर हम एक एक आकृति को देखेंगे। जैसे फर्स्ट के अंदर देखेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में देखिए हमें एक आकृति दिखाई दे रही है, तो इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, तो ये है षष्ठभुज, यानी कि 6 भुजाओं से मिलकर बना है। तो षष्ठभुज है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर देखिए षष्ठभुज के अंदर क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 आकृतियों से मिलकर बना, यानी कि 5 लाइनों से मिलकर बना है। तो ये क्या है, पंचभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 5। यानी कि पहले क्या है षष्ठभुज, और फिर क्या है पंचभुज। तो यहाँ पर देखिए 6 से क्या हो रहा है, 5। 6 से 5 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 से 5 हो जाएगा -1 करके, यानी कि 6 में से 1 को निकाल देंगे तो हो जाएगा 5। फिर इसी प्रकार से ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में भी इसी प्रकार से देखिए एक ये बाहर वाली आकृति को ध्यान से देखिए, ये क्या है, पंचभुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 5। ठीक है मेरे भाई। फिर देखिए इसके अंदर जो आकृति है ये 4 लाइनों से मिलकर बना है, तो ये क्या है, वर्ग है, यानी कि 4 लाइनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। यानी कि यहाँ पर देखिए 5 से क्या हुआ, 4। तो 5 से 4 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 5 में से 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में भी इसी प्रकार से देखिए एक आकृति दी गई है 4 भुजाओं से। तो यहाँ पर देखिए 4 भुजाओं से एक आकृति दी गई है, यानी कि वर्ग तो 4 भुजाओं से है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। फिर देखिए इन 4 भुजाओं वाली आकृति के अंदर एक आकृति और दी गई है, तो इसके अंदर कितनी लाइन है, 3, यानी कि ये है त्रिभुज। तो यहाँ पर 4 से क्या हुआ, 3, यानी कि 4 से 3 कैसे हो जाएगा, तो 4 में से भी -1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर सेम इसी प्रकार से ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी में भी इसी प्रकार से एक आकृति दी गई है,
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए ये वाली आकृति दी गई है, तो ये क्या है, ये भी एक षष्ठभुज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। फिर देखिए इस षष्ठभुज के अंदर एक आकृति दी गई है, तो ये 4 लाइनों से मिलकर बना है, यानी कि ये वर्ग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिख देंगे 4, यानी कि 6 से कितना हुआ 4, तो 6 से 4 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 में से यदि हम -2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न हल सहित है, तो आंसर क्या होगा करेक्ट है, तो वो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्या कि विषम आकृति या विषम की पहचान करें, तो इन चारों में से विषम हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर क्या किया गया है, देखिए 6 से 5 यानी कि -1। फिर देखिए ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी में भी क्या हुआ है 5 से 4 यानी कि -1। फिर देखिए ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी में देखिए 4 से क्या हुआ 3 यानी कि -1। और फिर देखिए ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी में 6 से क्या हुआ है 4 यानी कि -2। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 9वां प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको सीरीज को देखना है कि आपको सीरीज में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 2, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 11, 11 के बाद में 23 और 23 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर हो क्या रहा है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 2 और 2 से क्या हुआ 5, तो 2 से 5 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 2 से 5 लाने के लिए पहले 2 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और इसके अंदर +1 करके लिखा गया है 5। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 4 के अंदर +1 करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर देखिए मेरे भाई 5 से कितना हो रहा है, तो 5 से हो रहा है 11, तो 5 से 11 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर भी सेम यही लॉजिक लगाया गया है। क्या, सबसे पहले 5 का गुणा किया गया है 2 के साथ में और इसके अंदर +1 करके लिखा गया है 11, यानी कि 5 दूना हो जाएगा 10 और 10 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। फिर देखिए मेरे भाई सेम इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे 11 से कितना हो रहा है 23, तो 11 से 23 कैसे हो जाएगा, तो यही सेम लॉजिक अप्लाई यहाँ पर किया गया है। यानी कि क्या किया गया है, पहले 13 का गुणा किया गया है 2 से और इसके अंदर +1 करके लिखा गया है कितना 23। देखिए मेरे भाई समझिए, यहाँ पर हुआ क्या है, पहले 11 का गुणा किया 2 से, तो 11 दूना 22 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। फिर सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम 23 के अंदर, तो पहले 23 दिया गया है तो इस 23 का हम क्या करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे और इसके अंदर 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 दूना कितना हो जाएगा, तो 23 दूना हो जाएगा मेरे भाई 46 और 46 के अंदर इस 1 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 46 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 47, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 47। अब हमें देखना है कि 47 किस ऑप्शन में है, तो हाँ सर 47 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर रीजनिंग के 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।